कर रहा हूं आज की क्लास को। अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो जैसे हमारे इंडिया में जो आज की डेट में कंपनी लॉ चल रहा है वो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, 2013 वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि लॉ इंडिया में कब आया होगा? 2013 में। कंपनीज वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि लॉ इंडिया में किसमें डील करता है? कंपनीज में। एक्ट वर्ड का मतलब होता है लॉ, और मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि एक्ट कैसे बनता है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? एक्ट कैसे बनता है? कोई भी एक्ट बनने से पहले एक बिल होगा, उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन कराएंगे, उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। एक बार वो एक्ट बन गया मतलब लॉ बन गया। अच्छा, एक बार वो एक्ट बन गया तो उसके बाद क्या होगा? उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में क्या कर देंगे? पब्लिश कर देंगे। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया क्या है? भारत सरकार की एक वेबसाइट है जहां पे जब भी कोई नया लॉ आता है तो वहां पे अपडेट किया जाता है। अच्छा, पब्लिश करने के बाद अगर कोई इफेक्टिव डेट बताइए कि भाई ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा, जनता को इस डेट से फॉलो करना है, तो उस डेट से फॉलो करना है। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया गया था उसी डेट से फॉलो करना है। ये वाली बात हमारे लोगों को क्लियर है? अच्छा, तो कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब ये है, मैं तुम्हारे को अगर नॉलेज के लिए बता दूं तो ये बिल तो 2012 में पास होना शुरू हुआ था, लेकिन इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने साइन 2013 में करे थे, इसलिए एक्ट कब बनाए? 2013 में। अच्छा, एक्ट बन गया तो मतलब अपने आप में लॉ बन गया। तो क्या एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ होता है? या मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्ट लॉ को कंप्लीट बनाने के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए होती हैं साथ में। एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन, जब चार चीजों को जोड़ते थे तब जाकर कंप्लीट क्या बनता है? लॉ बनता है। एक्ट और रूल्स में क्या फर्क होता है? एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। रूल्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट। रूल्स का क्या काम होता है? एक्ट की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए लेकर आया जाता है। सर्कुलर्स क्या होते हैं? क्लैरिफिकेशंस। अगर किसी जगह पे कोई दिक्कत आए तो उसको क्या करना है? सरकार क्या करती है? क्लैरिफाई करती है कि सर इस चीज का मतलब ये नहीं लेना, ये लेना है। और नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? कोई भी जब कोई नई चीज आएगी तो वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशंस। तो कंपनीज एक्ट 2013 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इस कंपनीज एक्ट के अंदर जो टोटल में सेक्शंस हैं वो है 470। 470। अच्छा, डिवाइडेड इंटू 29 चैप्टर्स। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेक्शन 1 एंड 2 कवर है। चैप्टर 2 के अंदर कंपनी लॉ के सेक्शन 3 से लेकर 22 तक कवर है। ऐसे चैप्टर 3 चलता जाएगा। तो करते करते जो लास्ट चैप्टर होगा 29, उसमें लास्ट सेक्शन कौन सा कवर होगा? 470 कवर होगा। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब कंपनी लॉ में टोटल में कितने चैप्टर्स हैं? 29। कितने सेक्शंस हैं? 470। एंड टोटल में 7 शेड्यूल्स हैं। प्लस टोटल में कितने शेड्यूल्स हैं? 7 शेड्यूल्स, जिसमें आप लोगों ने 11वीं 12वीं में और आप अभी तक पढ़ते आ रहे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो। शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो वो शेड्यूल्स कहां के हैं? कंपनी लॉ के हैं। व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल के अंदर फॉर्मेट दिए होते हैं चीजों के। क्या दिए होते हैं? फॉर्मेट। तो आई होप आपको शेड्यूल में फर्क समझ आ गया। तो शेड्यूल में क्या है? फॉर्मेट है। एक्ट क्या है? मेन लॉ है। रूल्स क्या है? उसको चलाने के लिए, सपोर्टिंग में, उसको स्मूथनिंग करने के लिए चीजें हैं, सर्कुलर्स हैं। एक किस्म से क्लैरिटी देने के लिए, चीजों को बेटर करने के लिए क्या लाए गए हैं? रूल्स लाए गए हैं। रूल समझ आ गए, सेक्शन समझ आ गए, एक्ट समझ आ गया। अब तुम्हारे कोर्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो तुम्हारे कोर्स में टोटल 470 सेक्शंस नहीं है। तुम्हारे कोर्स में जो टोटल सेक्शंस है वो है 1 से लेकर 148 तक। प्लस आपको 20 से 25 सेक्शन एक्स्ट्रा मार्जिन में पढ़ने हैं, जो इस 1 से 148 की सीरीज के अंदर नहीं है, लेकिन स्टिल आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। तो टोटल में आपको जो सेक्शन पढ़ने हैं आपके कोर्स के अंदर वो कितने पढ़ने हैं? टोटल मोटा मोटा आपको 170 के आसपास सेक्शंस पढ़ने हैं अप्रोक्सीमेटली, जो आपके कोर्स में। बाकी बचे हुए सेक्शन मैंने क्या बताया था कहां पढ़ने हैं? फाइनल में। ले दे के पढ़ना पूरा है, पढ़ना पूरा है, लेकिन अभी आप लोगों को इतना ही पढ़ाया जा रहा है। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कंपनी लॉ की। अच्छा, ये जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, तो क्या ये इंडिया में सबसे पहले खाली यही लॉ है? इससे पहले और भी लॉ थे इंडिया में? इससे पहले 2013 वाले से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। उससे पहले 1800 की सदी में भी थे। अच्छा, ये शुरुआत कहां से हुई थी सारी की सारी? जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कंपनी लॉ की शुरुआत कहां से हुई है इंडिया में? जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, वहां से शुरुआत हुई है। और फिर उसके बाद कंपनी लॉ बनने शुरू हुए, और करते कराते रिप्लेस होते 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 जो आज के दिन में करंट चल रहा है वो कौन सा वाला चल रहा है?
कंपनीज एक्ट 2013 वाला। चांस की बात यह है कि तुम्हारे और हमारे टाइम में फर्क है कि तुम लोग सिर्फ 2013 पढ़ रहे हो। 2013 अगर आपको नाम से क्लियर हो रहा हो तो इंडिया में बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में। पहली सरकार जब आई थी 2014 में, जब बीजेपी दोबारा वापस आई थी, उससे पहले तो कांग्रेस ही लीड कर रही थी। तो 2013 में लॉ आया है, इसका मतलब उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो हेड होगा, मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास के अंदर, बिल एक्ट बनता है, बिल को प्रेजेंट कौन करता है, जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का हेड होगा वो प्रेजेंट करेगा। और इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड कौन है, निर्मला सीतारमन। उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो हेड थे वो थे सचिन पायलट। सचिन पायलट राजस्थान का बहुत बड़ा नेता है। ये लॉ जब बनाया गया था कंपनी एक्ट 2013, तो उस टाइम पे सचिन पायलट ने बनवाया था इस लॉ को। और जितने भी इंडिया में लॉ बनते हैं, मैं तुम्हारे को सच बता रहा हूं, तुम आगे जाके तुम देख लोगे, बस ज्यादा से 90% लॉ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि वो लॉ पॉलिटिशियंस की कंपनी किस तरीके से बेटर चल सकती है उसके लिए बनाए जाते हैं। टैक्सेशन प्रोविजंस में पॉलिटिशियन किस तरीके से पैसा घुमा सकते हैं उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। अच्छा, कोई लॉ बनाया पार्लियामेंट ने तो उसको अमेंड भी कौन करेगी, पार्लियामेंट। तो 2013 में जब ये लॉ लाया गया तो उस टाइम पे इंडिया में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। और कांग्रेस की सरकार जब इंडिया में चल रही थी तो इसको जितना भी लॉ बनाया गया था, इसमें ज्यादातर जो फेवर दिया जा रहा था वो कांग्रेस के जो पॉलिटिशियंस थे, जिनकी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट चल रही थी इंडिया में, उनको फायदा देने के लिए बनाया गया था। फिर लेटर ऑन 2014 में किसकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई। अच्छा, इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि बीजेपी आएगी, तो इन लोगों ने नया लॉ उस टाइम पे फटाफट खड़ा करा था अपने हिसाब से। 2014 में क्या आ गई, बीजेपी। अब बीजेपी आ गई तो चोर चोर तो मुसेरे भाई, तो चोर तो ये भी है, चोर वो भी है। अब क्या हुआ, जैसे 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो 2015 के अंदर ही कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आ गया। पहली अमेंडमेंट 2014 में सरकार आई, 2015 में पहली अमेंडमेंट आ गई एक्ट के अंदर। बीजेपी वालों को लगा यार ये तो फायदा सारा कांग्रेस को जा रहा है, हमें तो आएगा नहीं, तो चेंज करो अपने हिसाब से, ये वाले सेक्शनों को उड़ाओ, ये फायदा हमें नहीं मिल रहा, अब हम अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। तो 2015 में उन्होंने मॉडिफाई करा, इन्हें लगा चोरी अभी भी पूरी नहीं हो रही। फिर 2017 के अंदर एक और अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया। फिर इन्हें लगा पेट अभी भी नहीं भर रहा, फिर ये 2019 में एक और अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। फिर इनको लगा मजा अभी भी नहीं आ रहा, 2020 के अंदर एक और अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। अब इनका प्लान ये चल रहा है कि 2025 के अंदर शायद ये लॉ ही बदल दें पूरा। मजा नहीं आ रहा इन्हें। आज के जमाने में और पुराने जमाने में फर्क क्या है, अगर तुम कभी देखते हो ना, पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे, जैसे पेरेंट्स लोग हैं आप लोगों के, तो या आपके ग्रैंडफादर लोग जो थे या जो हैं, तो अगर वो लोग 100 रुपए कमाते थे ना, तो वो लोग 70 रुपए खर्चते थे, 30 रुपए सेव करते थे। आज के जमाने की जनरेशन क्या है, 100 रुपए कमाते हैं, 120 रुपए खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, बाकी किस्तें भर लेंगे। आईफोन की औकात नहीं है, लेकिन हाथ में आईफोन है, धीरे धीरे क्या कर लेंगे, किस्तें भर लेंगे। चीजें बदलती हैं। अच्छा, कभी कभी तुमने सुना होगा, कईयों के मुंह से डायलॉग सुना होगा, छोड़ यार कर देते हैं, जो होएगा देखी जाएगी। कईयों को डायलॉग मारते देखा है ना। तो ये कंपनी लॉ इसी बेस पे बना था। जब ये बनाया गया था ना, जैसे जीएसटी आया 2017 में, हमारे लोग, अच्छा, और कंट्रीज में लॉ कैसे बनते हैं कि पहले से ना सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सोच लिए जाते हैं कि भाई इस तरीके से इंडिया में जब लॉ आएगा या दुनिया में जब लॉ आएगा, जिस भी कंट्री में लॉ बनता है, तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, पहले से सोच के लॉ में सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है ताकि चेंजेस लाने की नौबत ना ही आए। तो अगर तुम अदर कंट्रीज में देखोगे तो अमेंडमेंट आती है 10 साल में एक बार, 20 साल में एक बार। अच्छा, कंपनीज एक्ट 1956 लॉ मेकर पुराने थे ना, वो सिर्फ 2 या 3 बार ही अमेंड हुआ। एक बार वो 1977 में अमेंड हुआ, एक बार वो 2002 में अमेंड हुआ, बस। कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, कंपनीज एक्ट 1956 की। मतलब 1956 से लेकर 2013 तक के इतने बड़े पीरियड में वो सिर्फ 2 बार अमेंड हुआ जनरली। और अगर तुम कंपनी एक्ट 2013 के हालात देखो तो अभी मुश्किल से 11 साल हुए, और कितनी बार अमेंडमेंट आ चुकी है, 1 2 3 4 4 बार तो अमेंड हो चुका है 10 साल के अंदर ही। और मैं हमेशा बोलता हूं अमेंडमेंट इज लाइक अ पैच ऑन शर्ट। मान लो आपकी एक बार शर्ट फटी, आपने रफू करवा ली, दूसरी बार शर्ट फटी, रफू करवा ली, एक टाइम ऐसा आएगा रफू रफू दिखेगी, शर्ट की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। तो सेम
एक्ट को जितनी बार आप अमेंड करोगे उतनी बार उस चीज की ओरिजिनलिटी क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो लोग उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, अमेंडमेंट का कलेश खत्म करके क्या लेना लाना चाह रहे हैं 2025 में, सीधा नया ही कंप्लीट लाने का प्लान कर रहे हैं। आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को 1980 में सोचा था कि बदलेंगे, तो वो 1961 आज तक 1961 ही चल रहा है। अभी हालांकि प्रपोजल आ रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड लाएंगे, तुम लोगों से शायद सर ने बात कर भी ली होगी उसके डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में, लेकिन अभी तक वो लाया नहीं गया है, लेकिन प्रपोजल पे रख दिया गया उसको। लेकिन सोचो 1961 से लेकर अब तक तो बदला नहीं गया। मेरे कहने की सेंस ये है कि हमारे इंडिया में जितनी भी अमेंडमेंट आती हैं उसमें इंडस्ट्री को चलाने के लिए तुम्हारे को कम दिखेंगी, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस अमेंडमेंट ज्यादा दिखेंगी। ऐसा क्या हो गया इन 10 सालों के अंदर कि उनका बनाया हुआ लॉ इतना खराब था कि तुम्हारे को 4 बार अमेंडमेंट लानी पड़ेगी 10 साल के अंदर ही? हुआ कुछ नहीं था। जो उनकी इंडस्ट्रीज थी उसमें उनको फायदे मिल रहे थे, जब जो इनकी इंडस्ट्रीज है इनको फायदे मिलेंगे। गलत सही वो भी नहीं था, सही ये भी नहीं है। मैंने बोला ना चोर तो सारे ही हैं। कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है? चोर तो ये भी है, चोर वो भी है। कांग्रेस मिलके खाती थी, बस ये खुद ही खा रहे, खाने दे रहे लोगों को, बस इतना ही फर्क। अदरवाइज चोर ये भी है, चोर वो भी थे। ऐसा नहीं कि कोई दोनों में से सही है। अच्छा जनता को देखो, तुम लड़ रहे हैं आपस में, वो कांग्रेस वाला है वो बीजेपी वाला है, किसी ने कुछ नहीं देना भाई। कमाना तुमने अपने मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपनी 10 उंगलियों की कमाई से जो खाओगे वही मिलेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा घर नहीं चलाएगी, तो आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है ना। जीने मरने को तैयार हो जाते, लड़ने मरने को, काटने कूटने को तैयार हो जाते हैं। अबे ओए तूने उसको कैसे वोट दे दिया। चलो अब वापिस आ रहे हैं कंपनी एक्ट के ऊपर। तो पहले तो तुम्हारे को बेस समझ आ गया जी। कंपनी लॉ में टोटल में सेक्शंस कितने हैं? 470। कितने चैप्टर्स में डिवाइड है हमारा कंपनी लॉ? 29 चैप्टर्स में। कितने शेड्यूल्स हमारे कंपनी लॉ के अंदर? 7 शेड्यूल्स है। अगर मैं आपसे बात करूं कंपनीज एक्ट 1956 की, तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर 658 सेक्शंस थे प्लस 15 शेड्यूल्स थे। और नए वाले कंपनी एक्ट में कितने हैं? 470। शेड्यूल भी कम है, सेक्शंस कितने हैं? 658। पुराने वाले में थे, अब वाले में 470 है। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सेक्शंस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा पुराने वाले कंपनी एक्ट के कंपैरेटिव में नए वाले कंपनी एक्ट में 200 सेक्शन कम हो गए। कहां 470 और कहां 658। क्या कंपनी ने छोटा कर दिया नया वाला कंपनी? इन्होंने क्या करा नए वाले कंपनी लॉ में? एक तो रूल्स इंक्रीज कर दिए, रूल्स ज्यादा कर दिए, प्लस कुछ सेक्शंस को मर्ज कर दिया। मान लो 2 छोटे छोटे सेक्शन है तो उसको मर्ज करके एक ही सेक्शन बना दिया। तो नया वाला कंपनी एक्ट छोटा नहीं हुआ। क्या हुआ? 2 चीजें क्या क्या हुई हैं? एक तो सेक्शंस कम करके क्या बढ़ाए हैं? रूल्स बढ़ाए हैं। दूसरा काम क्या करा इन लोगों ने? कुछ सेक्शंस को इन लोगों ने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ऐसा क्यों करा उसका लॉजिक बताता हूं। कहा जाता है कि जो हमारा नया वाला कंपनी लॉ है ना, उसको स्केलेटन अप्रोच पे बनाया गया। अब व्हाट इज स्केलेटन अप्रोच, जरा ये समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसको अमेंड भी कौन करेगी? पार्लियामेंट। अच्छा पार्लियामेंट क्या 12 महीने सेशन में बैठती है? पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, सेशन होते हैं, बजट सेशन, ऑटम सेशन, विंटर सेशन, सेशन होते हैं। अच्छा जब सेशन लग रहा है तो जरूरी है कि उस सेशन में भी तुम्हारा बिल ही अप्रूव होगा, या और भी बहुत सारे बिल होते हैं इंडिया के अंदर? इतने सारे लॉ हैं इंडिया के अंदर, जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा ही लॉ उठेगा उस टाइम पे भी। तो एक चीज समझो कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, तो अगर 1-2 सेक्शनों में या 2-4-5 सेक्शनों में दिक्कत आ रही है, तो वो इतनी जल्दी सेक्शन चेंज नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे? पहले 25-30 सेक्शनों की कमी ढूंढने का वेट करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन का वेट किया जाएगा, उसके बाद उस अमेंडमेंट एक्ट को एक रह जाएगा। तो इसको करने में 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। अगर तुम सब में भी देखोगे तो जरूर जल्दी जल्दी आए हैं, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में भी अगर आप देखोगे तो 13 के बाद 15 में आया, 15 के बाद 17 में आया, 17 के बाद 19 में आया, 19 के 20 में, सब में 1-1, 2-2 साल का गैप तो है ही है। ऐसा नहीं हो रहा कि 1-1, 2-2 महीने में चेंजेस आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि एक्ट को चेंज करना मुश्किल है। बार बार क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट के सेशन का वेट करना पड़ेगा। अगेन वही प्रोसेस चलेगा, पहले वो बिल बनेगा, अमेंडमेंट बिल, उसके बाद क्या होगा? वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पे जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर वो एक्ट बनेगा, फिर जाके अमेंडमेंट एक्ट कहलाएगा। इसका मतलब लंबा प्रोसेस है। अच्छा रूल बनाना बहुत सिंपल है। हमारे पूरे कंपनी लॉ में, मैंने क्या बोला, रूल सेक्शन को स्मूथ करने के लिए आते हैं। एक्ट में तो क्या होते हैं? सेक्शंस, और उसको स्मूथ करने के लिए क्या लाए जाते हैं? रूल्स। रूल्स बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैंने क्या बोला था? रूल्स लास्ट क्लास में कौन बताती है? गवर्नमेंट।
और गवर्नमेंट ने वो पावर दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बनाने के लिए कंपनी लॉ में। तो रूल्स कौन बनाती है? एमसीए। तो जो एमसीए रूल्स बनाती है ना, अगर इसको कोई रूल को चेंज भी करना है तो इसको पार्लियामेंट के रूट से नहीं जाना। आज अगर रूल बनाया, कल इनको चेंज करना है, अगले दिन अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, नाउ दिस रूल इज चेंज, नया रूल अपडेट कर दिया। क्या ये पार्लियामेंट के रूट से छोटा रूट है? क्या बार बार आपको उस प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा? क्या ये चीजें स्मूथ हो गई? तो इसको हम बोलते हैं नए वाले कंपनी लॉ को स्केलेटन अप्रोच। अब व्हाट इज स्केलेटन अप्रोच? अब ये समझाता हूं। अच्छा, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, अब आप लोग सब 18 साल के हो चुके हो या होने वाले हो, कोई रह गया जो 18 का भी नहीं हुआ? सब हो गए एडल्ट हो, सब ठीक है। और मेरे को लगता है कि अब तुम्हारे में से हाइट भी, कुछ लोग कहते हैं वैसे 21 साल की उम्र तक बढ़ती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं अब कोई हाइट ज्यादा बढ़ेगी, जिनकी बढ़नी थी वो बढ़ा गई, अब इससे ऊपर हाइट भी नहीं जाएगी। वो सब चक्करों में मत पड़ जाना, वो जो पैर में बांध के चलना होता है तो उससे हाइट बढ़ जाएगी, या ये सब गोलियां आती है उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अब मेरे कहने की, कईयों को शौक होता है बढ़ाएंगे, तो मेरे कहने की सेंस ये है कि मान लो तुम लोग अब 18 साल के हो गए, अच्छा तो तुम्हारा जो ह्यूमन स्केलेटन है, जो अंदर का स्केलेटन है, क्या वो जितना ग्रो होना था वो हो गया? अब तुम 20 के हो, आज तुम 30 के भी होगे, तुम 40 के भी होगे, तुम 50 के भी होगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे ऊपर की स्किन का स्ट्रक्चर बदलेगा, धीरे धीरे झुर्रियां भी आएंगी, फिर बुढ़ापा भी आएगा, फिर बाल भी सफेद होंगे, फिर सब कुछ होगा, वो सब आगे जाके होगा, लेकिन क्या अंदर का स्केलेटन वही रहेगा? इसका मतलब एनवायरमेंट डायनामिक होने की वजह से, चीजें बदलाव की वजह से स्केलेटन जनरली वही रहता है, ऊपर की चीजें बदलती हैं। तो इन लोगों ने भी उसी अप्रोच से कंपनी लॉ को बनाया है कि जहां जहां इनको लगता था कि चेंजेस कम आएंगे, उनको डाला सेक्शंस में, और जहां जहां इनको लगता था चेंजेस ज्यादा आएंगे, उनको उठाकर डाल दिया रूल्स में। क्योंकि एनवायरमेंट डायनामिक है, तो बार बार किसके रूट में ना जाना पड़े, पार्लियामेंट के रूट में ना जाना पड़े। जहां लगता है चेंज लाना है, जल्दी फटाफट क्या करें, एमसीए खुद ही चेंज करके अपनी वेबसाइट पे क्या मार दे, अपडेट मार दे, बार बार पार्लियामेंट के रूट पे ना जाना पड़े। आई होप व्हाट इज स्केलेटन अप्रोच समझ आ गई है। तो स्केलेटन अप्रोच का मतलब जहां चेंजेस, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंजेस आएंगे नहीं, चेंजेस तो हड्डी तो इंसान की भी टूटती है, स्केलेटन में फर्क तो आता है। तो चेंजेस का मतलब अमेंडमेंट तो एक्ट में भी आएगी, लेकिन जहां इनको लगता है कम लानी है उनको कहां डालो, सेक्शन में। जहां इनको लगता है चेंजेस ज्यादा लाने हैं उनको कहां डाल दो, उठाकर रूल्स में, ताकि चेंजेस लाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए हम इसे बोलते हैं नया वाला कंपनी लॉ कौन सी अप्रोच पे बना है, स्केलेटन अप्रोच पे बना। तुमसे एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार ये कि कंपनी लॉ कौन सी अप्रोच पे बना, तो स्केलेटन अप्रोच पे बना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़े, ठीक है जी। अब बात करते हैं सर, कंपनी लॉ जो शब्द है, इसमें कंपनी शब्द की डेरिवेशन कहां से हुई है? तो कंपनी शब्द जो डेराइव हुआ है वो दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एक है कॉम और एक है पनीस। दो लैटिन वर्ड है कॉम और पनीस। कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर, पनीस का मतलब होता है ब्रेड और मील। ब्रेड बोल लो या मील बोल लो, दोनों को जोड़ दे तो टुगेदर टेकन अ मील। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उस तरीके से इकट्ठा काम करने को क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। अच्छा, कई बार हम बोलते नहीं बंदे को, यार दोस्त को बोलते चल यार कंपनी दे दे थोड़ी, साथ चल ले। इसका मतलब हम कंपनी देने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारा साथ दे दे, साथ खा लेंगे, साथ घूम लेंगे। सेम उसी तरीके से कंपनी का मतलब क्या है, जिस तरीके से पहले खाना खाने को कंपनी बोला था, उस तरीके से इकट्ठा काम करने को क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। ये तो हो गया जनरल वर्ड की कंपनी डिराइव कहां से होगा। अब हम बात करते हैं दो लीगल सेंस में और जनरल सेंस में कि कंपनी मानते किसको है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे को पूरे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी शब्द मानते किसको है इस कंपनी लॉ में। मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, ये जो मैकडी है, डोमिनोज है, ये जारा है, गुची है, वर्साचे है, ये सब कंपनीज है। तुम कुछ कुछ तो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं, तुम तो कंपनी लॉ पढ़ के आए हो। हम्म। ओके। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सब कंपनीज है। एक बच्चा बोलता ब्रांड्स है, तो मतलब बाहर के ब्रांड ब्रांड है, हमारे देसी इंडियन ब्रांड ब्रांड नहीं है। टाटा ब्रांड नहीं है, थार महिंद्रा की ब्रांड नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ब्रांड्स है, तो मेरे कहने की सेंस है कि मतलब बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, तो ब्रांड है, इंडियन ब्रांड ब्रांड नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं एमएनसीज है। तो एमएनसी, एमएनसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? एमएनसी स्टैंड्स मींस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मींस कोई भी ऐसी एंटिटी है दो या दो से ज्यादा नेशंस में काम करे, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन।
तो रिलायंस भी तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो भी तो कई सारे नेशंस में काम कर रही है, टाटा भी तो कई सारे नेशंस में काम कर रही है, बस वही अपनी वाली कंपनी देसी कंपनी लगती है, वो एमएनसी नहीं लगती। बाहर वाली इंडिया में आ जाए तो वो एमएनसी लगती है। अच्छा साला सोचने वाली चीज है, तुम्हारे घर में कोई बड़ा बंदा काम कर रहा होगा ना, किसी फॉरेन की कंपनी में काम करेगा, बोलेगा मैं एमएनसी में काम कर रहा हूँ। किसी देसी कंपनी में काम कर रहा होगा, पार्ले में, तो पार्ले में काम कर रहा है, एमएनसी में काम नहीं कर रहा। पार्ले भी तो मल्टीनेशनल में ऑपरेट हो रही है, एमएनसी तो वो भी है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, मैं जानना जो तुमसे चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ कि सर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते किसको है। आज हम वो समझेंगे, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ना देखो, दो तरीके की डेफिनेशंस होती हैं। एक होती है मीन्स वाली डेफिनेशन, एक होती है इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन। अच्छा, कुछ डेफिनेशन में ऐसे लिखा होता है दिस मीन्स दिस इज दिस, कुछ डेफिनेशन में ऐसे लिखा होता है दिस इंक्लूड्स दिस दिस दिस। मीन्स और इंक्लूड्स में फर्क क्या होता है? मीन्स और इंक्लूड्स को मैं ऐसे कह सकता हूं, मीन्स का मतलब होता है फाइनल, जो लिखा है वही मानना है, इसके अलावा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव, जो लिखा है वो तो है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैं तुम्हें दो शब्द बोल रहा हूं, सुन सोच के बताना मेरे को ये मीन्स है इंक्लूड्स है। मैंने इस लड़की से पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, तो इसने बोला सर एसेट मीन्स दिस दिस दिस। कैटेगरी टू, मैंने इससे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, इसने बोला सर मेरे को एग्जैक्टली ये तो नहीं पता एसेट क्या है, लेकिन एसेट में लैंड भी आता है, बिल्डिंग भी आती है, और भी चीजें आती है। मीन्स क्या था, इंक्लूड क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? मीन्स थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इंक्लूड्स है। तो मीन्स का मतलब होता है कि हम उस चीज का एग्जैक्ट मतलब बता रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा एसेट, तो आपने बोला सर एक्सपेंस इनकट बट बेनिफिट नॉट एट रिसीव्ड इज कॉल्ड एसेट। खर्चा कर दिया, उसका फायदा अभी तक रिसीव नहीं करा, दैट इज कॉल्ड एसेट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका बेनिफिट लेंगे। लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज एसेट, तो आपने डेफिनेशन नहीं बताई एक्सपेंस इनकट वाली, आपने सीधा बोला सर एसेट इंक्लूड्स लैंड, एसेट इंक्लूड्स बिल्डिंग, एसेट इंक्लूड्स स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव, जो लिखा है वो तो है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं बोल दूं मीन्स, मतलब दिस इज फाइनल, यही इसका मतलब है, इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको मीन्स और इंक्लूड शब्द में फर्क समझ आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं तीन चार डेफिनेशन आपको इकट्ठी कराने वाला हूँ। उसमें कुछ डेफिनेशन में वर्ड मीन्स लिखा होगा, कुछ में इंक्लूड लिखा होगा, तो किस डेफिनेशन को किस एंगल से सोच के पढ़ना है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स और इंक्लूड वाली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज देखो, मैंने क्या बोला, कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं? 470। किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है ना, वो एक ही चीज बताता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मींस जैसे कंपनीज एक्ट है, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, तो कुछ टीचर सिखा देते हैं इसको सीए 2013 बोलेंगे, जो सिखा रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। कंपनीज एक्ट का शॉर्ट में भी कंपनी एक्ट ही बोलते हैं। जितने बड़े लॉ है ना उनको शॉर्ट में बोला जाता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इंडिया में, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआरपीसी, उसका शॉर्ट टाइटल है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोगों ने कभी सुना होगा इंडियन पीनल कोड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईपीसी। तो कुछ लॉ को लॉ मेकर ने इंडिया में शॉर्ट में शॉर्ट टाइटल दिया है, लेकिन कंपनी एक्ट को शॉर्ट में कोई शॉर्ट टाइटल दिया ही नहीं गया है। कंपनी एक्ट अपने आप में शॉर्ट है, तो कंपनी एक्ट का शॉर्ट टाइटल भी क्या है? कंपनी एक्ट ही है। एक्सटेंड का मतलब है कि ये लॉ कहां तक फैला हुआ है, तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जब मैं कुछ ना लिखूं इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, तो इसका मतलब क्या है? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जेएंडके पे लगेगा। कमेंसमेंट का मतलब ये लॉ इंडिया में कब आया था, तो सर ये लॉ इंडिया में 30 अगस्त 2013 को आया था। 30 अगस्त 2013 को क्या हुआ था? इफेक्टिव हुआ था। तो किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 एक ही चीज बताता है, क्या? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। और कंपनी एक्ट का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट क्या है, तुम्हारे को समझ आ गया? सेक्शन 1। अब तुम लोग लिख नहीं रहे हो, सिर्फ सुने जा रहे हो, लिखते हो नहीं लिखते? यहां तक तो चलो अभी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं सब लिखना है साथ साथ। अब सब टेक्निकल होने वाला है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट होने के बाद किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है ना, वो जनरली डेफिनेशन सेक्शन होता है। और कंपनी लॉ के अंदर भी जो डेफिनेशन सेक्शन है वो सेक्शन 2 में है। अच्छा, लेकिन मैंने बोला किसी भी एक्ट का जनरली सेक्शन 2 में होता है, मगर ऐसा नहीं कि हर एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होगी।
जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है वो सेक्शन 5 के अंदर दी हुई है। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वो भी एक एक्ट है, उसमें डेफिनेशन सेक्शन 3 और 4 में दी हुई है। इसका मतलब डेफिनेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 में दी हुई थी डेफिनेशन, कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 में दी हुई है। इसका मतलब डेफिनेशंस जनरली सेक्शन 2 में होती है, लेकिन हमेशा सेक्शन 2 में नहीं होती। हम ऐसे कह सकते हैं कि डेफिनेशन जनरली इनिशियल सेक्शंस में होती है, 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? अब हम डेफिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लॉ पढ़ने के तरीके की बात करते हैं। अगर जैसे मान लो ये मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 471A2, इसको पढ़ोगे कैसे? व्हाट इज दिस सेक्शन? दिस इज सबसेक्शन, दिस इज क्लॉज, दिस इज सब क्लॉज। अगर मान लो इसके आगे भी कुछ हुआ, मान लो इसके आगे 1 भी हुआ, इसके आगे 2 भी हुआ, इसको क्या बोलोगे? यहां तक तो मेरे को पता था कि 4 का जवाब आ जाएगा, है? रूल्स? नहीं नहीं भाई, मैं तो सेक्शन की कंटिन्यूटी बोल रहा हूं, अभी तो मैं सेक्शन में चल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड पैरा, दिस इज कॉल्ड सब पैरा। इसके आगे जनरली कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब लॉ पढ़ने का तरीका, जैसे मान लो अगर मैं 1 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं सेक्शन 470 के सबसेक्शन 1 पढ़ रहा हूं। अगर मैं ये ए वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सेक्शन 470 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए पढ़ रहा हूं। अगर मैं ये 2 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सेक्शन 470 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए का सब क्लॉज 2 पढ़ रहा हूं। अगर मैं ये वाला 1 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सेक्शन 470 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 2 का पैरा 1, और दिस इज पैरा 2। अच्छा, हमारे जो टीचर हुआ करते थे ना, हमारे एक टैक्स के टीचर होते थे, उन्होंने पता क्या सिखाया हमारे को? हम तो लॉ वाली क्लास में तब तक मैं गया नहीं था। मैंने क्या करा था, जैसे तुम लोगों ने टैक्स और लॉ साथ साथ चल रहा है ना तुम्हारा, हमारे टाइम पे क्या था कि मैंने टैक्स की जब क्लास लगाई तो लॉ की नहीं लगाई। मैंने कहा लॉ बाद में लगा लेंगे, पहले टैक्स लगा लेते हैं। तो जब मैंने टैक्स की क्लास लगाई तो हमारे टैक्स वाले सर ने बोला दिस इज सेक्शन, दिस इज सब सेक्शन, दिस इज सब सब सेक्शन, दिस इज सब 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 सेक्शन, फिर इसके बाद दिस इज सब 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 सेक्शन। मतलब जितने आगे जाते जाओ सब जोड़ते जाओ। तो अगर मैं यहां तक आ गया तो दिस इज सब 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 सेक्शन। ऐसी हरकत नहीं करनी है, ठीक है? तो लॉ पढ़ने का तरीका क्या समझ आ गया? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा, सब पैरा। ठीक है जी, ये तो हो गई जनरल बात। यहां तक की कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आएगा, सीधा क्लॉज आ जाएगा। जो डेफिनेशन सेक्शंस होते हैं ना, वहां पे सेक्शन के बाद 2 के बाद मैं सब सेक्शन नहीं बोलूंगा, क्लॉज बोलूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक मैं 2 क्लास के बाद बताऊंगा। मेरे को अगर मैं भूल भी जाऊं तो मुझसे पूछ लेना कि सर ऐसा क्यों है। अभी के लिए रट लो, अभी के लिए मैं खुद ही बोल रहा हूं, रट लो कि जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां हम सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। इसका रीजनिंग क्या है मैं 2 क्लास के बाद खुद मैं ही दूंगा। मेरे को याद दिला देना कि सर आपने रीजनिंग देनी है। तो अब हम डेफिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा कि सर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते किसको है, करेक्ट? तो आप लोगों ने अभी तक मेरे को कोई जवाब दिया ही नहीं है ढंग का। आप लोगों ने बोला जी मैकडी है, डोमिनोज है, ये सब कंपनियां हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने बताया ही नहीं है कि क्या है। किसी के दिल में कुछ आ रहा है, कुछ बताना है? क्या है ये? क्या है ये? बॉडी कॉर्पोरेट है, ओके। ये हो गया टेक्निकल वर्ड। ये इससे थोड़ा सा प्रूव हो रहा है कि बच्चा फाउंडेशन पढ़ के आया है। अच्छा, गुड। और 2 + 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई थी। वो डेफिनेशन ना कंपनी की ना लॉ में नहीं दी हुई है, वो जनरल डेफिनेशन है, ऑथर्स ने दी है। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट वाली डेफिनेशन वाइडर है। कुछ कुछ निकल कर आ रहा है धीरे धीरे, अंदर से कुछ आ तो रहा है जो मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी भी जवाब नहीं आ रहा ढंग से मेरे को, लेकिन आ रहा है अंदर अंदर से कुछ भी। तो फिर जवाब दो सिंपल सी भाषा में। अगर तो इतना इतना याद आ रहा है, सीधी सी भाषा में कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी किसको मानते हैं? कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। शाबाश। अब इसका मतलब क्या है मेरे को ये तो समझाओ।
तो इसका मतलब अगर ये सब कंपनी आए तो रिलायंस टाटा कंपनीज हैं, लेकिन मैकडी डोमिनोज आर नॉट कंपनीज। बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी, करेक्ट, सही बोल रहे हैं। हाँ, कंपनी में आएगी, फॉरेन कंपनी में आ सकती है, लेकिन कंपनी में आएगी नहीं। यही तो जानना है, यही तो क्लियर करना है। चलो समझना शुरू करें। 3 डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, पहले उसको लिख लो, फिर वन बाय वन समझेंगे, तीनों को कनेक्ट करके समझेंगे इकट्ठे, ठीक है। अभी समझा नहीं रहा, अभी सिर्फ 3 डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उनको लिखो। है, अब वो अभी आज वाली क्लास में नहीं कराऊंगा मैं। एप्लीकेबिलिटी में सिर्फ इतना बता दिया, होल ऑफ इंडिया, बात खत्म हो गई। अभी के लिए वो जो पूरा सेक्शन बना ना कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे लगेगा, बैंकिंग पे लगेगा, वो सब अभी बात ही नहीं करता मैं, उसको छोड़। जो अभी मैं मेन बात पे कर रहा हूँ उस पे आओ। 3 डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, उसे लिखो, फिर उसके बाद समझेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है कंपनी की, और ये दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। मैंने सब सेक्शन 20 नहीं बोला, क्या बोला है? 2 क्लॉज 20। अभी के लिए इतना याद रख लो, जितना हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां पे क्लॉजेज है। रीजनिंग क्या है मैंने बोला ना, 2 क्लास के बाद बात करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी दिया हुआ है। एज पर दिस सेक्शन, कंपनी मीन्स a company which is incorporated under Companies Act 2013 or under any previous law relating to companies. As per this, company means a company which is incorporated under Companies Act 2013 or under any previous law relating, ये word relating है, relating to companies। यहाँ तक क्लियर है? पहली डेफिनेशन लिख ली, नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। अभी सिर्फ डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ, समझा कुछ नहीं था, समझाऊंगा अभी एक ही बार में। नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42। As per this section, foreign company means a company means a company which is incorporated outside India but having a place of business in India whether through physical mode or through electronic mode। As per this section, foreign company means a company which is incorporated outside India but having a place of business in India whether through physical mode or through electronic mode। यहाँ तक क्लियर है? ये सेकंड डेफिनेशन हो गई।
एक डेफिनेशन और लिखवाना, फिर तीनों को एक साथ समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे कंपनी के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? वर्ड मीन्स। यहाँ पे भी क्या है? मीन्स। ठीक है जी, ये दोनों फाइनल डेफिनेशन है। मतलब क्या कि जितना इसमें लिखा है इतना ही समझना है, इसके अलावा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन 3, बॉडी कॉर्पोरेट। इसको हम कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 11। अब ये क्या चीज है, जरा लिखो। एज पर दिस सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट includes companies incorporated outside India। As per this section, body corporate includes companies incorporated outside India। बस खत्म हो गई डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे मीन से इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स है। ऊपर वाली दोनों में क्या था? मीन्स। अब समझना शुरू कर रहे हैं वन बाय वन, जरा समझो। तीनों को कंबाइन करेंगे तब से आगे समझ आएगा कि हमारे कंपनी लॉ कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं। तो ये कहता है जी, एज पर दिस सेक्शन कंपनी मींस, मींस मतलब फाइनल, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी मींस आ कंपनी, तो मतलब एक चीज तो कह रही है कि इस कंपनी और इस कंपनी में फर्क है। कंपनी अगर कंपनी ही है, कह रहा कंपनी मींस क्या? कंपनी। इस कंपनी का मतलब है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी। इस कंपनी का मतलब क्या है? एओपी। तो कंपनी क्या है? एक एओपी। एओपी मींस जहां पे कुछ बंदे मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 बंदे चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 बंदे चाहिए। तो जहां कुछ बंदे मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड। वैसे इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कुछ और होता है। अभी के लिए इतना मान लो कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड। इसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या? फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ कौन सा वाला? रिलेटिंग टू कंपनीज। एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913, उससे पहले 1800 की सदी में भी बहुत सारे थे, एटसेट्रा। अब यहीं रुक जाओ। इसका मतलब कह रहा है कि कंपनी का मतलब है, कंपनी मींस एक ऐसी एओपी जो कि रजिस्टर कहां हुई है? इंडिया में। भले ही वो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई हो या पुराने वाले कंपनी एक्ट में किसी में रजिस्टर हुई हो, लेकिन बनी सिर्फ कहां होनी चाहिए? इंडिया में। क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 कहां का है? इंडिया का। इससे पहले वाले लॉ भी कहां के हैं? इंडिया के। अच्छा, अब एक चीज समझने वाली ये है, समझने वाली चीज यहाँ पे है, मैकडी, डोमिनोज, जारा, गुची, वर्साचे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, क्या ये सब इंडिया में बने? इसका मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो कंपनीज नहीं है। मतलब उन्हें हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं मानते, क्योंकि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मींस ओनली इंडियन कंपनी, भले फिर वो इस वाले लॉ में बनी हो या पहले वाले लॉ में बनी। अगर ये और के बाद वाली लाइन ना होती, अगर सिर्फ इतना लिखा होता विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अगर ये और के बाद वाली लाइन ना होती तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती कि जितनी कंपनियां 2013 वाला कंपनी जो इंडिया में चल रहा है उसमें जो बन रही है वो तो कंपनियां हैं जो पहले सब बन चुकी हैं। रिलायंस, टाटा, टाटा 1902 में बनी थी, टाटा स्टील, वो सब नलीफाई हो जाती, उनके ऊपर कंपनी लॉ लगता ही नहीं। तो इसने क्या बोला? जो अब बन रही है उनपे तो कंपनी लॉ लगेगा, जो पहले से बन चुकी हैं उन पे भी लगेगा। हम उनको भी कंपनी मान रहे हैं और इनको भी मान रहे हैं, लेकिन कंपनी लॉ कहां का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। अगर कंपनी लॉ इंडिया का, तो इसका मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी मींस ओनली इंडियन कंपनी एंड नॉट फॉरेन कंपनी। पहली चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पे मींस लिखा है तो हम अपने हिसाब से कवर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मींस मतलब फाइनल, इसके अलावा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट कर रही है तो सर कम से कम उसके ऊपर कोई तो लॉ लगाएंगे।
वरना तो जो मन में आएगा वो करेगी। तो उस पर कंपनी लॉ लगता तो है, फॉरेन कंपनी पे भी कंपनी लॉ लगता है, लेकिन कंपनी की डेफिनेशन की वजह से नहीं लगता, क्योंकि वो कंपनी तो नहीं है। क्यों लगता है वो उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन वो कंपनी तो नहीं है। यहां तक बात क्लियर है? सेकंड डेफिनेशन पे मूव कर रहे हैं, जरा आना। यहां तक लिखना है, इसको कुछ लिखना है, लिख लिया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42, ये क्या बोलता है? एज पर दिस सेक्शन फॉरेन कंपनी मीन्स, अच्छा अगेन मीन्स मतलब फाइनल, जो लिखा है वही मानना, इसके अलावा कुछ नहीं मानना। अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर कहां हुई है? बाहर, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ऑपरेट कहां हो रही है? इंडिया में आके, वेदर थ्रू फिजिकल मोड और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा, फिजिकल मोड मैकडी, डोमिनोज, इलेक्ट्रॉनिक मोड अमेजॉन, बात समझ आती है? ये जितने भी बड़े ब्रांड ले लो जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर रहे हैं, वो सब किसके अंदर आ गए? इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गए। अच्छा, एक चीज समझो यहाँ पे, अगर कोई फॉरेन की कंपनी फॉरेन में बनी है, फॉरेन में ही ऑपरेट हो रही है, मान लो कोई इंडियन बंदा वहां पे जाके यूएसए में जाकर किसी कंपनी से सर्विसेज ले रहा है, लेकिन वो वहीं बनी है, वहीं ऑपरेट हो रही है, वो इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप करके नहीं बैठी, ना फिजिकली ना इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। भले ही वो फॉरेन है, लेकिन वो इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी नहीं है। क्यों? उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, या तो फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक। ये बात समझ आ रही है यहां तक? अच्छा, ये दोनों डेफिनेशन पढ़ ली हमने, फॉरेन की और इंडियन कंपनी की। इसको पढ़कर ये तो समझ आ रहा है कि फॉरेन कंपनी क्या होता है, इसको पढ़कर ये भी समझ आ रहा है इंडियन कंपनी क्या होता है। कहीं से भी पढ़कर ये नहीं लिख रहा है इन डेफिनेशनों के अंदर कि इनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा। अब हम हाँ ये कह सकते हैं कि हम इम्प्लाई मान सकते हैं, कि ये इम्प्लाइड कर सकते हैं कि भाई कंपनी लॉ तो कंपनी पे तो लगेगा ही, इम्प्लाई कर सकते हैं। अब इसको ना, जब ये चीजें आई ना, जब ये डेफिनेशन सारी नई नई आई, जब नया नया कंपनी लॉ आया, तो एमसीए से क्लैरिफिकेशन मांगी गई। मैंने क्या बोला था, कोई भी दिक्कत आएगी तो किससे क्लैरिफिकेशन मांगोगे? एमसीए से। तो एमसीए ने एक सर्कुलर नोटिफिकेशन दी, सर्कुलर नोटिफाई करा, इशू करा, और उन्होंने बोला हमारा कंपनी लॉ ना तो कंपनी पे लगेगा ना फॉरेन कंपनी पे लगेगा। उन्होंने बोला हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा। किस पे लगेगा? बॉडी कॉर्पोरेट पे। तो अब हमारे को तीसरी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, बॉडी कॉर्पोरेट की। इससे क्लियर होगा कि हमारा कंपनी लॉ कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। इसका मतलब कंपनी और फॉरेन कंपनी, उसने हमें समझा तो दिया होता क्या है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि हमारा कंपनी लॉ किस कंपनी पे लगेगा, फॉरेन कंपनी पे। उसने क्या बोला? एमसी ने, हमारा कंपनी लॉ किस पे लगेगा? बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा। तो अब पहले बॉडी कॉर्पोरेट समझना पड़ेगा, मेन मुद्दा तो वही आ गया। इसका मतलब अगर आपकी एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो आप पे कंपनी लॉ लगेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर आपको ऊपर अपने ऊपर कंपनी लॉ लगवाना है तो आप किस में फॉल करने चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट में फॉल करने चाहिए। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, अब इसको समझते हैं। ये है हमारी हमारी तीसरी डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट का? कॉर्पोरेशन। इसका सेक्शन क्या है? 2+11, और सबसे छोटी डेफिनेशन यही है। लेकिन इस डेफिनेशन की खासियत पता है क्या है? एज पर दिस सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, नॉट मीन्स। क्या लिखा है? इंक्लूड्स, मतलब दिस इज नॉट अ फाइनल डेफिनेशन। इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, बस यही लिख के छोड़ दिया, इतना ही लिख के छोड़ दिया। अब यहीं रुक जाओ। अगर मैं 2 मिनट के लिए ट्विस्ट डाल रहा हूं इस कहानी में, अगर यहां पे इंक्लूड्स की जगह मीन्स होता, इंक्लूड्स ना होता और मीन्स होता, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती बॉडी कॉर्पोरेट मतलब फॉरेन कंपनी। यही इसका मतलब होता ना, अगर इंक्लूड्स की जगह मीन्स होता। अब जब ये इंक्लूड्स आया, फिर लोग कंफ्यूज है इंडस्ट्री में कि सर आपने बोला बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा हमारा कंपनी लॉ, और यहाँ पे इंक्लूड्स लिख के छोड़ दिया आपने। यहाँ पे इंक्लूड्स वर्ड का मतलब क्या है, ये तो समझा दो। और ये एक लोगों को नहीं, कई लोगों को इंडस्ट्री में दिक्कत थी। देन एमसीए ने क्लैरिफिकेशन इशू करी इसके ऊपर भी। अब यहां पे एमसीए ने क्या क्लैरिफाई करा, जरा लिखो। एज पर एमसीए क्लैरिफिकेशन, here includes words indicate that along with foreign companies, along with foreign companies, Indian companies will also fall under the definition of body corporate. Under the definition of body corporate. Along with that,
any entity which has a separate legal entity will also fall under the definition of body corporate. तो एज पर एमसीए क्लैरिफिकेशन इंक्लूड्स वर्ड का मतलब क्या बताया उन्होंने? Here includes words indicate that along with foreign companies, Indian company will also fall under the definition of body corporate. Along with that, any entity which has a separate legal entity will also fall under the definition of body corporate. अच्छा, any entity which has a separate legal entity will also fall under the definition of body corporate. Example LLP. Example statutory corporations जो खुद के एक्ट से बनती है, जैसे example LIC है ना, तुम्हारा ICI एटसेट्रा, ये सब भी किस में आएंगी? बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगी। और ये सब भी बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगी तो मतलब इनके ऊपर भी कंपनी लॉ लगेगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि LIC पे, ICI पे भी कंपनी लॉ लगता है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक लॉ है, तो अगर उनके एक्ट में कंपनी लॉ में कंफ्लिक्ट होता है तो उनका वाला लॉ प्रिवेल करता है, स्पेसिफिक प्रिवेल करता है जनरल पे, लेकिन लगता तो उनके ऊपर भी हमारा कंपनी लॉ है। तो अब इंक्लूड्स वर्ड से हमने क्या सीखा? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एज पर एमसी क्लैरिफिकेशन, इंक्लूड्स वर्ड इंडिकेट दैट along with foreign companies, Indian companies will also fall under the definition of body corporate, and along with that, any entity which has a separate legal entity will also fall under the definition of body corporate. Example में मैंने क्या लिखवाया? LLP, statutory corporation. Statutory corporation example, statutory corporation क्या होती है? LIC, SBI, जो खुद के एक्ट से बनी है, जिनका खुद का लॉ है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब इसको समझो। एमसीए ने क्या क्लैरिफाई करा कि भाई हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट में लगेगा, और बॉडी कॉर्पोरेट में इन्होंने किसको कवर करा है? एनी एंटिटी, सीधी सी भाषा में बोलो, जिसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर आप समझ लो तो इंडियन कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? ये समझते हो? सेपरेट लीगल एंटिटी मींस कंपनी की खुद की एक पहचान है। कंपनी एक अलग एंटिटी, उसको चलाने वाले आगे से रिलायंस है, मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है। अगर रिलायंस ने 100 करोड़ का लोन लिया तो हम ये नहीं बोलेंगे अंबानी ने लिया, हम क्या बोलेंगे? रिलायंस ने लिया है। और कल को अगर रिलायंस नहीं चुका पाई तो केस अंबानी पे नहीं होगा, किस पे होगा? रिलायंस पे होगा। सेम अगर हम इधर अंबानी की तरफ आए, अगर अंबानी रोड पे खड़े होकर छोले कुलचे खा रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे रिलायंस खा रही है, क्या बोलेंगे? अंबानी खा रहा है। इसका मतलब अंबानी की एंटिटी अलग है और रिलायंस की एंटिटी अलग है। हमारा कंपनी लोग एमसी ने क्या क्लैरिफाई करा? कहता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है, बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आएंगी, फॉरेन भी आएंगी। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर हर वो एंटिटी आएगी जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसमें एलएलपी भी आ गई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी आ गई, सब आ गई। तो सीधी सी भाषा में तुमसे कोई वन लाइन में पूछे व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या बोलोगे? एनीथिंग व्हिच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विल बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बात खत्म हो गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही है? दिमाग पे जोर तो नहीं लग रहा? अच्छा, इसका मतलब ये all companies are body corporates but all body corporates are not companies। अच्छा, जैसे कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जो हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा? कंपनी मींस इंडियन कंपनी। तो ये कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है, फॉरेन भी आती है। लेकिन अगर मैं मैकडी, डोमिनोज, ज़ारा, गुची, वर्साचे की बात करूं जो बाहर के ब्रांड हैं, ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी हम खाली किसको मानते हैं? इंडियन कंपनी को। तो ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट। डालो नोट, डालो नोट। all companies are body corporates but all body corporates are not companies। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। का रीजन क्या समझ आ गया? क्योंकि जो कंपनी है वो कंपनी की डेफिनेशन में भी आ रही है इंडियन कंपनी में और बॉडी कॉर्पोरेट में भी आ रही है, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज है वो बॉडी कॉर्पोरेट में तो आ रही है लेकिन कंपनी में नहीं आ रही है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताना, दो कॉलम बनाते हैं,
एक बनाते हैं कंपनी का, एक बनाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का। रिलायंस कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, यस। टाटा कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, यस। डोमिनोज कंपनी है, नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट है, यस। मर्सिडीज कंपनी है, नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट है, यस। तो ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अभी तक ना तुम लोगों को मैंने ये नहीं बताया कंपनी होता क्या है। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो मैंने ये बताया हम एज पर कंपनी लॉ कंपनी मानते किसको है। तो हम किसको मानते हैं? इंडियन कंपनी को मानते हैं। ये तो हो गई लॉ मेकर की डेफिनेशन। जनरली जब लॉ मेकर आपको लॉ पढ़ाता है तो क्या वो आपको पढ़ाने के लिए बनाता है या इंडस्ट्री चलाने के लिए बनाता है? इंडस्ट्री चलाने के लिए बनाता है। तो वो प्रिज्यूम करके चल रहा होता है कि आपको बेसिक शब्दों का मतलब पता है। लेकिन अब हम तो बच्चे हैं, हमें तो बेसिक शब्दों का मतलब भी नहीं पता। तो अब मैं तुम्हारे लोगों को जनरल डेफिनेशन करवाने जा रहा हूं कंपनी की, कि जनरली हम कंपनी मानते किसको। अब हमने टेक्निकल सेंस वाला कंपनी लॉ पढ़ लिया, एज पर लॉ कंपनी किसको मानते हैं। एज पर लॉ कंपनी मींस इंडियन कंपनी। और हमारा कंपनी लॉ कहां एप्लीकेबल होगा? बॉडी कॉर्पोरेट पे होगा। और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है, फॉरेन भी आती है। तो इसकी वजह से जो बाहर की एंटिटी इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है उनके ऊपर हमारा कंपनी लॉ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो किस में आ रही है? बॉडी कॉर्पोरेट में आ रही है। यहां तक बेस क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जनरल डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं, लिखो कंपनी की जनरल डेफिनेशन क्या होती है। इन जनरल company is a voluntary association of persons formed for some common purpose with capital divisible into parts known as shares and is having separate legal entity with perpetual succession and common seal. And common seal. In general, company is a voluntary association of persons formed for some common purpose with capital divisible into parts known as shares and is having separate legal entity with perpetual succession and common seal. अब इन शब्दों को समझना शुरू करते हैं। कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस जहां पे कुछ बंदे मिलकर अपनी मर्जी से, वॉलंटरी मींस अपनी मर्जी से एक संस्था क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस। अच्छा, स्टार्टिंग में जितने भी लोग कंपनी बनाते होंगे सबका ऑब्जेक्टिव कॉमन होता होगा। जैसे मान लो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं रेडीमेड गारमेंट की कंपनी खोलना चाहता हूं और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ज्वेलरी की कंपनी खोलना चाहती है, तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव कॉमन है? नहीं है। तो क्या हम मिलकर कंपनी बनाएंगे? आंसर इज नो। लेकिन मेरा काम भी रेडीमेड गारमेंट करने की इच्छा है, इसका काम भी रेडीमेड गारमेंट का काम करने की इच्छा है, क्या दोनों का ऑब्जेक्टिव कॉमन हो गया? तो यस, अब हम कंपनी बनाएंगे विथ कॉमन पर्पस विथ कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर्स। 1,00,000 शेयर्स 10 रुपए के, तो कैपिटल कितने की होगी? 10 लाख की। तो कैपिटल डिविजिबल इनटू 10 लाख की कैपिटल, उसका एक हिस्सा कितने का? 10 रुपए का। तो 1,00,000 हिस्से कितने के? 10 लाख रुपए के। तो कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर्स एंड इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसका मतलब मैंने समझा दिया, कंपनी एक अलग है और उसको चलाने वाले अलग हैं।
विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है परमानेंट सक्सेशन। परपेचुअल मींस परमानेंट, इसको हम कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस। सक्सेशन वर्ड बना सक्सेसर से। सक्सेसर कौन होते हैं? उत्तराधिकारी, फैमिली मेंबर्स। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी बनाई दो बंदों ने मिलकर, एक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको दो बंदों ने बनाया, इसको हम प्राइवेट कंपनी को इंडिया में बोलते हैं लाला कंपनी। लाला कंपनी क्यों बोलते हैं? जनरली इसके अंदर फैमिली मेंबर्स कंपनी को बनाते हैं, तो इसमें दो बंदे होते हैं, एक लाला है, उसकी लाली है ना। तो मान लो एक एक्स है, एक वाई है, लाला लाली हो गए, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, कौन सी? एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर कल को ये दोनों मर जाते हैं, इनकी डेथ भी हो जाती है, तो इन दोनों के जो बच्चे हैं X1 और Y1, ये मिलकर इस कंपनी को क्या करेंगे? चलाएंगे। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन, कि मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। अच्छा, अब इसमें जैसा आपने देखा होगा, जमशेद जी टाटा जी थे, 1902 में उन्होंने कंपनी बनाई। वो रिप्लेस पे उनकी जगह पे कौन है? रतन टाटा जी। लेकिन टाटा आज भी टाटा ही है। धीरू भाई अंबानी थे, उनके रिप्लेस पे कौन है? मुकेश अंबानी। अब उनके रिप्लेस पे आगे कौन आ रहे हैं? अनंत अंबानी और आकाश अंबानी। लेकिन रिलायंस आज भी रिलायंस ही है। इसका मतलब मेंबर में कम मेंबर में गो, लेकिन कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। अच्छा, वैसे भी इंडिया में जब भी कोई कंपनी बनती है ना, तो उसको अपने आप को रिकॉर्ड में रजिस्टर करवाना पड़ता है आरओसी के। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इंडिया में जो भी बंदा कंपनी बनाएगा, उसको भारत सरकार की एक अथॉरिटी है आरओसी, उसको उसको अपने पास रजिस्टर करवाना पड़ता है आरओसी के पास। तो अब एक क्वेश्चन है मेरा, बड़ा ध्यान से सुनना। तुम्हारे पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है कि एक कंपनी है, उसके अंदर दो शेयर होल्डर हैं, वही दोनों डायरेक्टर भी हैं, वो दोनों कंपनी की छत पे बैठे हैं, और पाकिस्तान वालों ने कंपनी की बिल्डिंग पे बम मार दिया। बिल्डिंग भी उड़ गई, दोनों भी उड़ गए, क्या कंपनी खत्म? तो बच्चा बोलेगा सर उसके फैमिली मेंबर्स उस कंपनी को चलाएंगे। मान लो उनका फैमिली मेंबर में दीन दुनिया में कोई भी नहीं था, है? मान लो दोनों रात थे, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी आरओसी के रिकॉर्ड में जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान वालों ने आरओसी की बिल्डिंग पे बम मार दिया, रिकॉर्ड ही उड़ गए सारे। हम कंपनी को जिंदा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कहां जिंदा है? आरओसी के रिकॉर्ड में। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान वालों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरओसी की बिल्डिंग पे बम मारा, आरओसी की बिल्डिंग उड़ गई। हर स्टेट का अलग आरओसी होता है, तो मान लो दिल्ली स्टेट का आरओसी पे मार दिया, तो दिल्ली की सारा डेटा तो गया। तो हमारे इंडिया में ना एक सेंट्रलाइज आरओसी है बैकअप के लिए, वो है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान वालों ने सेंट्रलाइज आरओसी की बिल्डिंग पे बम मार दिया। अब इंडिया के जितने भी आरओसी का डेटा सारा वहीं था, सारी स्टेट के भी उड़ा दिया, और उन्होंने फिर उसके बाद बेंगलोर का उड़ाया। मोदी क्या कर रहा है? चलो बात की बात है, अभी क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सेंट्रलाइज आर क्या कंपनी अभी भी जिंदा है? सेंट्रलाइज आरओसी भी उड़ गया। सर सेंट्रलाइज आरओसी उड़ गया, तो इंडिया में ना एक हिडन आरओसी भी है, जो आज तक किसी को नहीं पता, वो राजस्थान में है। लेकिन वो कहां है वो किसी को नहीं पता, तभी तो क्या है? हिडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो पाकिस्तान वालों ने किसी तरीके से ढूंढ डांट के हिडन आरओसी भी ढूंढ लिया, और उन्होंने वो भी उड़ा दिया। अब क्या कंपनी का क्या होगा? क्या कह रहा मेरे भाई? अबे हिडन भी गया ना, अब कुछ नहीं बचा, कहीं पे भी डेटा नहीं है, सब गया। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब ये है, अगर इतनी बमबारी पड़ रही है, पहले अपने आप को बचाओ, कंपनी बाद में बचाना। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर इतनी बमबारी पड़ रही है, तो भाई का जवाब पहले से ही आ गया था, इतनी देर में हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो ले दे के सीधी सी भाषा में बात यह है कि कंपनी बनी है लॉ के प्रोसेस से, तो खत्म भी कैसे होगी? लॉ के प्रोसेस से। कंपनी कभी खत्म नहीं। पक्का बात समझ आ गई है? ठीक है, इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। लास्ट लाइन लिखी है यहाँ पे, कॉमन सील। व्हाट इज कॉमन सील? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अच्छा, आप और मैं, हम लोगों ने साइन करने हैं, तो हम अपने अपने हाथ से साइन कर लेंगे। अब कंपनी खुद तो साइन कर नहीं पाएगी, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बिहाफ पे कोई भी डीलिंग हुई तो कंपनी की स्टैंप लगाई जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन सील। अब एक क्वेश्चन है मेरा, कॉमन सील कौन से कलर की होती है? रेड, ब्लू,
ब्लैक, ब्लू, ओके। ब्लैक वाले कितने हैं? ये ब्लैक, ओके। रेड वाले? ये रेड, आप लोगों के हिसाब से रेड। एक लड़की बैठी थी क्लास में, कह रही सर पिंक। मैं गुड। कॉमन सील इज इंकलेस, कॉमन सील में इंक ही नहीं होती। अब ये कॉमन सील कैसी होती है मैं तुम्हें बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अभी सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हमने देने होगा, सीबीएसई का पेपर दिया तो पर डॉट 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 सीबीएसई बना होता था, दैट इज कॉमन सील ऑफ सीबीएसई। कौन सा कलर था उसमें? आईसीआई के पेपर में भी लिखा होता है, आईसीआई के पेपर, दैट इज कॉमन सील ऑफ आईसीआई। कौन सा कलर था उसमें? इंकलेस, तो कॉमन सील इज इंकलेस। आगे से बेइज्जती नहीं करा रही, ना लाल ना काली ना नीली ना पीली। ठीक है, जो रियल लाइफ के अंदर जो कॉमन सील लगती है, जो रियल लाइफ में स्टैम्प लगते हैं, रबर स्टैम्प बोलते हैं, दैट इज नॉट कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? इंकलेस होती है। कॉमन सील बेसिकली पता क्या होता है? तुम सबने कभी बचपन में, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसी होती है। तुम सबने कभी बचपन में हरकत करी होगी, 5 रुपए का सिक्का लेके कागज पे लगाया होगा, यूं 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 छापा होगा तो 5 रुपए का सिक्का छप गया होगा कागज पे, करिए ऐसी हरकत। ठीक है, तो वो दैट इज ऑल्सो कॉमन सील। तो इसमें क्या होता है? कॉमन सील क्या होती है? स्टेपलर की तरह होती है, गोल से एक डाई होती है, बीच में कागज रखो, यूं पंच कर दो, दैट इज कॉमन सील। आधा किलो की होती है, किसी के सर पे मारोगे तो फट जाएगा। दिखाता हूँ कॉमन सील। हाँ ये ले, भी देख दिखाता हूँ तेरे को कॉमन सील कैसी होती है, ले देख। दिस इज कॉमन सील। ये देख, स्टेपलर की तरह दिख रही है ना, बीच में गोल सी डाई है, और आप इसको छापोगे तो पता है ऐसा होता है। देखो, एक तो होती है कॉमन सील वैसे वाली, जैसे तुम लोगों ने डीयू वाली और सीबीएसई के पेपर वाली दी है, और दूसरी होती है कॉमन सील ये वाली, जिसके अंदर शब्द उभर के आ जाएंगे लेकिन डॉट नहीं पड़ेंगे बीच के अंदर, लेकिन ये इंकलेस है। इसमें ये इस कागज का कलर है, इसका कलर नहीं है। तो जिस कलर का, तो अब जब तुम लोग सीए बनोगे, तुम्हारे को आईसीआई की डिग्री मिलेगी, तो उसमें क्या होगा? एक डिग्री के अंदर नीचे रेड कलर का ग्लेस पेपर होगा, चिपका होगा, उसके ऊपर आईसीआई की कॉमन सील लगी होगी। तो तुम्हारा जो ऐसा लगेगा तुम्हें कि आईसीआई का नाम उभर कर आया लाल कलर में, लेकिन वो लाल कलर नहीं लगाया उन्होंने, वो कलर किसका था? ग्लेस पेपर का था, नाम शब्द उभर के आ जाता है। तो यूं होती है कॉमन सील। 1700 रुपए की, ठीक है। चलो, लेनी हो घर में ले लेना, रखनी हो शौक के लिए, नया नया लॉ पड़ा है। तो आई होप आपको कॉमन सील समझ आ गया क्या होता है। आज के बाद पूछो कौन से कलर की? नहीं यार, लाल नहीं, ब्लू, पिंक, बेबी पिंक। ये भाई, लड़कियों के तो कलर भी बहुत सारे होते हैं इसमें। साला बेबी पिंक कितने सारे तो कलर बता देंगे वो, शेड्स के जैसे हमें तो पता भी नहीं। हाय हाय, हाँ, वाकई में भाई। हम तो साला मैजेंटा को भी पिंक ही बोल देते हैं। हाँ, ये हालात है। मैंने मम्मी को बोला कि वो मम्मी, वो पिंक वाली पगड़ी नहीं मिल रही, तो मैं ढूंढ रहा था, पगड़ी मिल नहीं रही थी। कह रही केड़ी पगड़ी, तेरे को पिंक पगड़ी हैगी नहीं। मैंने कहा मम्मी, मैंने 2 दिन पहले पहले पानी थी, और वो मिल नहीं रही है। फिर ऊपर गई स्टूडियो में, मेरे स्टूडियो में, शायद मैंने रात को स्टूडियो में, एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है, जो हमारे घर में स्टूडियो, मैंने 2 स्टूडियो बनवा रखे हैं। मेरा ऑफिस लक्ष्मी नगर में है, वहां पे भी स्टूडियो बनवा रखा है। दूसरा मैंने अपने घर पे भी स्टूडियो बनवा रखा है। तो स्टूडियो में क्या करता हूँ, रात को बेड लगवा रखा है, वहीं फ्रिज लगवा रखा है, वही एसी लगवा रखा है, रिकॉर्डिंग करी वहीं सो गया कहीं पर। तो जब मैं स्टूडियो में सो गया तो मैंने पकड़ी वहीं उतारी होगी, तो मम्मी कहती है उत्थे स्टूडियो च पई सी है, मोया है पिंक है। मैंने कहा क्या है ये फिर? ये कह रही मजेंटा बोल रहे हैं। मतलब हमारे लिए तो साला जो पिंक मैजेंटा सब बराबर है। तो मैंने कहा, मैं तो उसको आज तक डार्क पिंक समझता था, दूसरे वाले को लाइट बेबी पिंक समझ लेता था। चलो, तो ये हो गया हमारा कंपनी। अब हमने दोनों एंगल से समझ लिया। जनरली कंपनी क्या होता है एज पर लीगल सेंस, एज पर जनरल सेंस कंपनी क्या होता है, हमने दोनों तरीके से समझ लिया। अब मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं कंपनी लॉ की बॉडीज के बारे में, कि कंपनी लॉ की जो बॉडीज हैं, बॉडीज मतलब जो पूरे कंपनी लॉ को चला रही हैं, वो 2 तरीके की बॉडीज होती हैं। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, और एक होती है आपका क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब मैं उनके बारे में पढ़वाने जा रहा हूं। जिनको ये बॉडीज समझ आ जाएंगी तो इनको पूरे कंपनी लॉ खेल समझ आ जाएगा। पूरा कंपनी लॉ इनके कंट्रोल में, पूरा कंपनी लॉ यही चला रही है। अब ये कौन है बॉडीज, जरा देखना, इनको लिखना साथ साथ। जरा आप देखो, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, ये एक्ट किसने बनाया है?
पार्लियामेंट ने। एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने आगे कुछ नहीं करा। अच्छा, एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। पार्लियामेंट आगे कुछ नहीं कर रही। पार्लियामेंट ने क्या करा? आगे का सारा काम, पूरे कंपनी लॉ को एडमिनिस्टर करने का काम, एडमिनिस्टर मींस संभालने का सारा काम डेलीगेट कर दिया कंपनी लॉ ने टू सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी नहीं है, सीजी। तो सीजी को कंपनी एक्ट ने क्या दिया है? पावर दी है पूरे कंपनी लॉ को क्या करने के लिए? संभालने के लिए। अच्छा, सीजी ने भी खुद कुछ नहीं करा। सीजी ने इस पावर को फर्दर 3 लेवल पे डेलीगेट कर दिया। 3 लेवल्स पे क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया। कि भाई डेलीगेट मीन सौंप दी पावर को कि भाई मैं नहीं संभालूंगा कंपनी लॉ। सीजी मतलब कौन है यहाँ पे? बीजेपी की सरकार। इन्होंने क्या बोला? हम खुद नहीं संभालेंगे, हम आगे भी पावर किसको दे रहे हैं? कुछ बॉडीज को दे रहे हैं, वो संभालेंगे इस कंपनी लॉ को। इनको हम बोलते हैं 3 लेवल मशीनरी। क्या बोलते हैं? 3 लेवल मशीनरी। और इसी को हम कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी बोलते हैं। थ्री लेवल मशीनरी, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। यहां तक लिखा। आगे बढ़े। सबसे पहली बॉडी जो आती है कंपनी लॉ में वो कौन सी है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये पूरे इंडिया में एक ही है, एमसीए। और ये दिल्ली के अंदर है, शास्त्री भवन में। इनका ऑफिस कहां है? शास्त्री भवन, दिल्ली। इसका काम क्या है मैं आगे जाके बात करूंगा अभी, लेकिन अभी के लिए सबसे ऊपर एक बॉडी का एमसीए। इसके नीचे हैं 7 आरडीज, 7 रीजनल डायरेक्टर्स। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरडी, आरडीज। हमारे इंडिया को क्या करा गया है? 7 रीजन में डिवाइड करा गया है कंपनी लॉ के पर्पस के लिए। नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। और हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बिठाया गया है कंपनी लॉ के पर्पस के लिए। उस हेड को हम क्या बोलते हैं? आरडी। बाय क्वालिफिकेशन आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आरडी कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। अच्छा, इसके नीचे 25 आरओसीज हैं। 25 आरओसीज। आरओसीज जनरली 1 फॉर ईच स्टेट। जनरली 1 फॉर ईच स्टेट। अच्छा, 25 आरओसी जनरली 1 फॉर ईच स्टेट, लेकिन स्टेट तो ज्यादा है, आरओसी कम है। तो अब इसमें तुम्हारे को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहां पे कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में 2 आरओसी हैं, और कुछ स्टेट ऐसी है जहां पे अपना आरओसी है ही नहीं, उनकी खुद की स्टेट का आरओसी है ही नहीं, वो दूसरी स्टेट के आरओसी से गवर्न होती है। जरा बात करते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मींस व्हाट? जनरल रूल का उल्टा। जनरल रूल क्या है? कि हर स्टेट के कितने आरओसी हैं? एक। एक्सेप्शन क्या है? कि जहां पे मैं बताऊंगा कुछ स्टेट में 2 आरओसी है और कुछ स्टेट में 2 का 1 आरओसी है, उनका अपना कोई आरओसी है ही नहीं। एक्सेप्शंस। महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं। दो आरओसी हैं। एक है आरओसी मुंबई, एक है आरओसी पुणे। महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, एक है आरओसी मुंबई, एक आरओसी पुणे। तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं। एक है आरओसी चेन्नई और एक है आरओसी कोयंबतूर। कोयंबतूर यहां लिख देता हूं। ठीक है जी। महाराष्ट्र में 2 आरओसी, आरओसी मुंबई, आरओसी पुणे। तमिलनाडु में भी 2 आरओसी, आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयंबतूर। ठीक है जी। कुछ स्टेट ऐसी हैं, लिख लिया? डन। कुछ स्टेट ऐसी है जहां पे 2 का 1 आरओसी है, जैसे दिल्ली एंड हरियाणा का कॉमन आरओसी है। दिल्ली एंड हरियाणा का
कॉमन आरओसी है और वो कहां पे है? दिल्ली के अंदर, नेहरू प्लेस में, दिल्ली में नेहरू प्लेस में। इसका मतलब अगर कोई कंपनी दिल्ली में बन रही है तो वो दिल्ली आरओसी पे रजिस्टर होगी। कोई कंपनी हरियाणा में, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव में बन रही है, वो भी कहां रजिस्टर होगी? दिल्ली में ही रजिस्टर होगी। उनका खुद का कोई आरओसी नहीं है। बात समझ आ रही है? अब समझो, यहां तक लिख लिया, वापिस ऊपर चल रहे हैं। पहले देखो, इनके स्पेसिफिक काम भी हैं, इन बॉडीज के खुद के भी क्या काम है वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी का इनका एक काम क्या है, एमसीए सुपरविजनिंग करता है आरडी के ऊपर कि आरडी ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे, और आरडी सुपरविजनिंग करता है किसके ऊपर? आरओसी के ऊपर कि आरओसी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उल्टा कर दो तो आरओसी रिपोर्टिंग करता है आरडी को, आरडी रिपोर्टिंग करता है एमसीए को। पापा पापा होते हैं, तो इसके लिए आरओसी के पापा आरडी, आरडी के पापा एमसीए, और एमसीए के पापा पार्लियामेंट ने पावर दिया उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको आगे पावर दिलवाई है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब एक चीज और, ये तो इनका काम सुपरविजनिंग वाला। अब पूरे कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो बनाएगी एमसीए। ये इनका स्पेसिफिक काम हो गया। पूरे कंपनी लॉ में एक्ट तो बना दिया पार्लियामेंट ने, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगी? एमसीए। सुपरविजनिंग का काम तो कर ही रही है, एक्स्ट्रा काम क्या करना है इनका? मेन काम क्या है? रूल्स बनाना। प्लस आरडी का काम क्या है? पूरे कंपनी लॉ में जितने भी स्पेसिफिक अप्रूवल्स देने हैं, क्या देने हैं? स्पेसिफिक अप्रूवल्स। ये कौन देगा? आरडी। स्पेसिफिक अप्रूवल्स, मान लो जैसे दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, तो उनके लिए मर्जर के लिए उनको भारत सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो किसका अप्रूवल लेंगे? आरडी का। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर रही है, तो उसके लिए उनको भारत सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो किसका अप्रूवल लेंगे? आरडी का। तो आरडी का काम क्या है? स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। क्या देना? स्पेसिफिक अप्रूवल्स, जगह जगह पे है। ज्वाइंट वेंचर भी इसी में आ गया। नेक्स्ट 25 आरओसीज, इनका काम क्या है? कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होगी? आरओसी के पास। अच्छा, कंपनी बना रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जाती होगी सरकार के पास, वो किसके पास जाएगी? आरओसी पे। कंपनी बन गई, हर साल बैलेंस शीट फाइल करनी होती है सरकार को, तो वो सरकार कौन है? आरओसी। कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, नए बंदे लेकर आ रहे हो, ऑडिटर हटा रहे हो, नहीं ला रहे हो, इन सबको हटाने का, लाने की जो डिटेल है वो सारी सरकार को बतानी पड़ती होगी, किसके पास जाएगी? आरओसी के पास। तो कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होगी? आरओसी के पास। इसका मतलब आपको समझ आ गया, कंपनी लॉ में 3 बॉडी है, कुछ तो इनके खुद के अपने अपने काम है। अपने अपने काम क्या है? एमसीए क्या बनाएगा? रूल्स बनाएगा। आरडी क्या करेगा? स्पेसिफिक अप्रूवल्स देगा। और आरओसी क्या करेगा? कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होगी? आरओसी के पास। प्लस दूसरा इनका काम क्या है? सुपरविजनिंग का। एमसीए किसके ऊपर सुपरविजनिंग करता है? आरडी पे। आरडी किसके ऊपर सुपरविजनिंग करता है? आरओसी पे। उल्टा चले तो आरओसी रिपोर्टिंग किसको करता है? आरडी को। आरडी किसको रिपोर्टिंग करते हैं? एमसीए को। अब एक चीज समझना, इन सबको ये पावर किसने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पूरे कंपनी लॉ में ना ये आरओसी आरडी वर्ड यूज नहीं होगा जनरली, वहां ना जगह जगह वर्ड यूज होगा सीजी। सीजी वहां पे क्या है आपको खुद समझनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंपनी लॉ में लिखा होगा कि आने वाले टाइम पे ये वाला रूल बनाएगी सीजी, मतलब किसकी बात हो रही है? एमसीए की। कंपनी लॉ में लिखा होगा ये वाला अप्रूवल देगा सीजी, मतलब किसकी बात हो रही है? आरडी की। कंपनी लॉ में लिखा होगा ये वाला फॉर्म जाएगा सीजी के पास, मतलब किसकी बात हो रही है? आरओसी की। इसका मतलब किस जगह पे सीजी क्या है आपको खुद समझना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो सीजी क्या है, किस जगह पे, लॉजिक समझ आ गया? तो सीजी मतलब मींस व्हाट सर? 3 लेवल्स। 3 लेवल्स मींस व्हाट? सबसे ऊपर एमसीए, देन नीचे आरडी, देन नीचे आर। इनका काम क्या है समझ आ गया? इन्हें हम बोलते हैं कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अब एक चीज सुन लो मेरी बात ध्यान से, वीडियो पॉज कर देता हूँ, रुक जाओ, प्रैक्टिकल बात है, थोड़ा सा स्कैम वाली बात है, रुक जाओ। वीडियो वापस स्टार्ट कर दिए। अब तुम्हारे को मैंने ये तो बता दिया कि आरओसी में करप्शन होती है। अब ऐसा इसको अब इन्होंने, क्योंकि करप्शन ज्यादा होती थी, तो अब इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, आरओसी का एक नया डिपार्टमेंट, उसका नाम है सीआरसी। आरओसी के अंदर ही एक नया डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम क्या है? सीआरसी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा कर देता हूँ। सीआरसी। सीआरसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। CRC stands for सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये जो इन्होंने नया डिपार्टमेंट बनाया सीआरसी, इसके अंदर इन्होंने खासियत क्या करी है? यहां पे पब्लिक डीलिंग अलाउड नहीं है। आरओसी में पब्लिक डीलिंग थी, तो जिसका जो भी काम अटकता था वो जाता था, मिठाई का डब्बा देता था, काम हो जाता था। इन्होंने यहाँ पे क्या करा नए डिपार्टमेंट में? पब्लिक डीलिंग खत्म कर दी। अच्छा, एक चीज, सबसे ज्यादा जो करप्शन होती है आरओसी में वो कब होती है? कंपनी बनते के टाइम पे, नाम लेते वक्त। क्योंकि जो नाम होता है ना वो हर किसी को अपने हिसाब से चाहिए,
और ये लोग नाम देते नहीं आसानी से कि ये नाम सिमिलर है उससे, ये है वो है, तुम्हारे को नाम नहीं देंगे, तो जुगाड़ करा के नाम लेना पड़ता है। तो नाम खिलाते वक्त क्या, नाम लेते वक्त क्या करनी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे। तो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया सीआरसी। कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जो फॉर्म फाइलिंग पहले सारी कहां होती थी, आरओसी के पास। अब बनने वाली फॉर्म फाइलिंग सीआरसी के पास है, आगे का सारा प्रोसेस आज भी आरओसी के पास ही है। मतलब एक बार जब हम बनवा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, वो सब किसके पास जाएंगे, सीआरसी के पास। एक बार कंपनी बन गई तो उसके बाद बनने के बाद जो हर साल बैलेंस शीट फाइल करनी है, कल को कंपनी वाइंड अप करनी है, वो सारे डॉक्यूमेंट आज भी किसके पास जाएंगे, आरओसी के पास ही। तो आरओसी में तो पब्लिक डीलिंग आज भी है। तो सबसे ज्यादा करप्शन नाम लेते के टाइम पे होती थी, तो वहां पे इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, क्या, कौन सा, सीआरसी। ये मानेसर में है, गुड़गांव में। इनका ऑफिस कहां है, मानेसर में, गुड़गांव। इसके अंदर ना पब्लिक डीलिंग अलाउड नहीं है। अच्छा, पब्लिक डीलिंग अलाउड नहीं है मतलब आपने नाम अप्लाई करा और आपका नाम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो कहानी खत्म। अब दूसरा नाम सोच कर लाओ, अब आपका नाम सेटिंग से अप्रूव नहीं हो सकता, ऐसा लोगों को लगता है। अब इसमें जुगाड़ क्या हुआ, मैं एक बार वीडियो पॉज कर दूं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमारा आरओसी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। तो यहां तक बात समझ आ गई, सीआरसी वीआरसी क्या होता है, सब समझ आ गया। ये सब कौन सी बॉडीज थी, कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बॉडीज की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कंपनी लॉ की क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। अब ये क्या है, पर ध्यान से सुनना। क्वासी जुडिशियल बॉडीज, वो कौन सी बॉडीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब हम पढ़ रहे हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। देखो, क्वासी का मतलब होता है विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो। पढ़ा था ना फाउंडेशन में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो एक क्वासी का मतलब होता है विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो। जो दिखता है लेकिन होता नहीं, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज मींस ये जुडिशियल बॉडीज जैसी दिख रही हैं लेकिन जुडिशियल बॉडीज नहीं है। अच्छा, जुडिशियल बॉडीज कौन कौन सी होती है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जरा इधर आते हैं, पहले इस तरफ लगते हैं। पहले मैं जुडिशियल बॉडीज की बात कर रहा हूं। ये है जुडिशियल बॉडीज और ये है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज में हमारे इंडिया में सबसे ऊपर कौन सा आता है, सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे क्या आते हैं, हाई कोर्ट। और इसके नीचे क्या आते हैं, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन अभी के लिए डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूं, सिंपल समझाने के लिए, सिंपल सिंपल रखना इसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फर्स्ट टाइम केस कहां जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सेटिस्फाइड नहीं होते तो अपील कहां जाती है, हाई कोर्ट में। अगेन सेटिस्फाइड नहीं होता, अपील कहां जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। ये तो हो गई जुडिशियल बॉडीज, इधर हर तरीके के केस जाते हैं। अब हमारे कंपनी लॉ की जुडिशियल बॉडीज है, हम क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। यहां पे सबसे लोअर लेवल पे है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर आप फर्स्ट टाइम, अच्छा जैसे दो कंपनीज की लड़ाई हो जाए आपस में, जैसे कोक पेप्सी वालों की लड़ाई हो गई थी, या पतंजलि बाबा रामदेव बाबा के तौर की चीजें हो जाती है। तो अगर आकर जैसे दो कंपनियों के आपस में लड़ाई हो रही है, या कंपनियों के इंटरनल आपस में लड़ाई हो रही है, डायरेक्टर्स की आपस में, तो दो कंपनियों के बीच का डिस्प्यूट या कंपनीज का इंटरनल डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एनसीएलटी में। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील जाएगी एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अपील से बना एपीलेट। और अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील से बना एपीलेट। एपीलेट, ए डबल पी ई डबल एल ए टी, ए डबल पी ई डबल एल ए टी, अपील से बना एपीलेट, एपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, इन्हें क्वासी क्यों बोल रहे हैं, अच्छा कोर्ट में हर तरीके का केस जाता है, मर्डर का, डकैती का, रेप का। क्या यहाँ पे हर तरीके का केस जा रहा है, सिर्फ कंपनी रिलेटेड केस जा रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड केस जा रहे हैं। इसलिए कोर्ट जैसे दिख रहे हैं लेकिन कोर्ट
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का केस नहीं जाएगा, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केस जाएगा। इसलिए मैंने क्वासी जुडिशियल बॉडीज बोले। जैसे हमारे इंडिया में ना अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, एक बना हुआ है इंडिया में आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड केस जाते हैं। एक हमारे इंडिया में बना हुआ है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहाँ पे सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड केस जाते हैं। इसका मतलब तुमसे कोई पूछे कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट में फर्क क्या होता है, तो ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस। कोर्ट में हर तरीके का केस जाता है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स खाली स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनते हैं। अच्छा, ट्रिब्यूनल्स क्यों बनते हैं? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट। कोर्ट में सारे पहले इंडिया में इतने केसेस चल रहे हैं, उसका वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए क्या बनाए जाते हैं इंडिया में? ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, तो अगर कंपनीज में अगर लड़ाई हो जाए तो एनसीए फर्स्ट टाइम केस कहां जाएगा? एनसीएलटी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी? एनसीएलटी अगेन सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे। अच्छा, एनसीएलटी और एनसीएलटी की खासियत ये है कि एनसीएलटी और एनसीएलटी में केस लड़ने के लिए सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट सारे जा सकते हैं। मतलब आपके पास एलएलबी की डिग्री नहीं भी है और आप अपनी कंपनी का केस लड़ना चाहते हो, आप लड़ सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक अगर बात चली गई तो वहां पे सिर्फ एडवोकेट ही जा सकता है, आप लोग नहीं जा सकते। बात समझ आ गई? ये हो गई हमारी कंपनी लॉ की कौन सी बॉडीज? क्वासी जुडिशियल बॉडीज। इससे ऊपर कौन सी वाली बॉडीज पड़ी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ये थे पूरे कंपनी लॉ की बॉडीज का स्ट्रक्चर। समझ आ गया? अब दो तीन बातें और कर रहा हूं, उसके बाद क्लास को छोड़ देंगे। किसी भी जो कंपनी की फंक्शनिंग होती है, किसी भी जो कंपनी की फंक्शनिंग होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होते हैं कंपनी में दो लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स। मेंबर्स को हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। ये लोग कौन होते हैं? जो कंपनी को फंड्स देते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? जो कंपनी को मैनेज करते हैं, संभालते हैं। तो इसलिए क्योंकि देखो, शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं, डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, तो छोटे मोटे काम डायरेक्टर्स खुद कर लेते हैं और उसके लिए वो खुद ही डिसीजन लेते हैं। जो वो खुद डिसीजन लेते हैं उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। जो बड़े मैटर्स होते हैं, जहां पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, वहां पे वो शेयर होल्डर्स की परमिशन लेकर काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। तो कंपनीज में मैंने क्या बोला? फंक्शनिंग दो पार्ट में डिवाइड है, किसमें मेंबर्स और डायरेक्टर। मेंबर कौन है? जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। डायरेक्टर्स कौन है? जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो कंपनीज में ना दो तरीके की मीटिंग्स होती हैं। कंपनीज के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं वो दो तरीके की होती है। एक होती है बोर्ड मीटिंग्स, और एक होती है जनरल मीटिंग्स। लिख रहे हो ना साथ साथ? बोर्ड मीटिंग्स किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग घर में कुछ भी काम करते हो तो उसके लिए तुम पापा मम्मी से परमिशन लेते हो? क्योंकि पैसे, अगर मान लो तुम्हारे को पैसे चाहिए, तुम्हें किसी ट्रिप पे जाना है, तुम खुद तो कमाते नहीं, तो किसकी परमिशन लोगे? पापा मम्मी की। पैसे किससे लोगे? पापा मम्मी से। तो इसको हम बोलते हैं परमिशन गिवन बाय पापा मम्मी इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। तो अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को कोई भी काम करना होता है तो वो शेयर होल्डर की परमिशन लेते हैं। तो क्योंकि पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का, तो परमिशन गिवन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। है? थोड़ा ऊपर कर दूं और ऊपर? नीचे कर दूं? नीचे करूं और? बताने लगो, वही बताने वालों। लिखे आगे बढ़े? चलो, जनरल मीटिंग जो होती है ना, मैंने अब इसमें बताया कि देखो, आपको शेयर होल्डर को, जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। डायरेक्टर्स को कोई भी काम करना है तो उनको पहले शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन सारे कामों के लिए शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ काम ऐसे होते हैं छोटे मोटे जो वो खुद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, तुम भी सारे कामों के लिए पापा मम्मी की परमिशन लेते हैं? कुछ काम है, जैसे तुम्हें टॉयलेट जाना है, पापा चला जाऊं, पूछ के जाएगा? ये चला जाएगा?
चला जाएगा। अच्छा नीचे घर से बाहर जाना है दोस्त से मिलने, नॉर्मल गली के अंदर ही मिलने, तो कई बार बिना पता ही चले जाते हैं। लेकिन अगर दूर जाना है, 2 दिन के ट्रिप पे जाना है, 5 दिन के ट्रिप पे जाना है, पैसे चाहिए, पूछ के जाएगा। इसका मतलब जैसे ही मैटर बड़ा हो जाएगा तो पूछ के जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो सेम इस तरीके से भी डायरेक्टर को भी अगर कोई काम करना है, अगर छोटे मोटे लेवल का, तो वो किसी की परमिशन नहीं लेंगे, खुद ही डिसीजन ले लेंगे। उसे हम बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। उन्होंने खुद ही पास कर दिया, रेजोल्यूशन खुद ही पास कर दिया। लेकिन जो थोड़े बड़े लेवल के मैटर होंगे, वहां पे उनको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बच्चा बोलता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। लॉ मेकर ने जगह जगह सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना है, यहाँ पे आपको ओआर पास करवाना है, यहाँ पे आपको एसआर पास करवाना है, तो वो आपको दिमाग नहीं लगाना, सेक्शन के अंदर ही जगह जगह पे लिखा हुआ दिख जाएगा कहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना है, कहाँ पे जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन पास होना है। बात समझ आ रही है? अब जरा मैं बात करता हूँ, जनरल मीटिंग में 3 तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में ओआर बोलते हैं। एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में एसआर बोलते हैं। और एक होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में यूआर नहीं बोलते। ठीक है, ओआर पास होता है मोर देन 50% पे, एसआर पास होता है 75% और मोर पे, और यूनानिमस पास होता है 100% पे। और रेजोल्यूशन क्या होता है, परमिशन गिवन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन से कितने पे पास हो रहे हैं, ओआर कितने पे, मोर देन 50% पे, एसआर कितने पे, 75 और मोर। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट 50 कवर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 75 कवर है। 75 और मोर, ये कितने पे, यूनानिमस कितने पास हो रहा है, 100% पे। तो मान लो अगर आपकी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और उसमें 1000 शेयर होल्डर हैं, और उनको अगर ओआर पास करवाना है, तो वो कितने पे पास होगा, 501 और मोर लोग अगर एग्री कर जाएंगे तो ओआर पास हो जाएगा। अगर एसआर पास करवाना है तो 750 और मोर लोग एग्री कर जाएंगे तो क्या पास हो जाएगा, एसआर पास हो जाएगा। और अगर यूनानिमस पास कराना है तो 1000 के 1000 लोग एग्री करने चाहिए तो एसआर पास होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बात समझ आ गई कि अगर ऐसा है, लेकिन अगर मान लो कंपनी में टोटल शेयर होल्डर 1000 है, लेकिन मीटिंग में खाली 100 ही प्रेजेंट हुए, मीटिंग में प्रेजेंट खाली कितने हुए, 100, आए ही नहीं 1000 के 1000, खाली 100 ही आए। तो अब जो ओआर एसआर यूनानिमस की कैलकुलेशन होगी वो 100 के हिसाब से होगी जितने मीटिंग में आए हैं। तो अब ओआर कितने पे पास होगा, 51 पे, एसआर कितने पे पास होगा, 75 पे, और यूनानिमस कितने पे पास होगा, 100 पे। तो इसका मतलब हमें ये नहीं देखना कि भाई टोटल कितने हैं, हमें क्या देखना है, मीटिंग में कितने आ रहे हैं। बात समझ आ रही है जी, क्लियर हो गई? ये तो मैंने किसकी बात करी, जनरल मीटिंग की। अब हम बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। जनरल मीटिंग में कितने तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं, 3। और जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। तो मतलब आप शेयर होल्डर से परमिशन ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं, डायरेक्टर्स। तो 3 तरीके से ले सकते हैं, तो ओआर की फॉर्म में, एसआर की, यूनानिमस की। अरे समझ आता होगा, थोड़ा मैटर कम स्ट्रिक्ट है ओआर, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट मैटर है एसआर, ज्यादा स्ट्रिक्ट ओवर में रिजिड मैटर है तो यूनानिमस कंसेंट लेते होंगे। अब आते हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में 2 तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं। एक होता है मेजॉरिटी रेजोल्यूशन, और एक होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। मेजॉरिटी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, मोर देन 50% पे। यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है 100% पे। तो इसका मतलब ये, अच्छा, और ये बोर्ड मीटिंग तो किसकी होती है, डायरेक्टर्स की। बोर्ड मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की। और यहाँ पे 2 तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं, एक होता है मेजोरिटी और दूसरा होता है यूनानिमस। तो अगर मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसमें 10 डायरेक्टर हैं, तो उसमें से मेजोरिटी रेजोल्यूशन कितने पे पास हो जाएगा, 6 पे। अगर 6 और मोर लोग एग्री करेंगे तो मेजोरिटी वाला पास हो जाएगा।
और अगर 10 के 10 लोग एग्री कर जाएंगे तो यूनानिमस पास हो जाएगा। मगर अब एक चीज सुनना ध्यान से, जैसे जनरल मीटिंग के जो रेजोल्यूशन है ना, ओआरएसआर यूनानिमस, वहां पे लॉ मेकर ने लिख रखा है कि आपको ओआर पास कराना है, यूनानिमस पास करवाना है या एसआर पास करवाना है, लिख रखा है। लेकिन ना बोर्ड मीटिंग में ऐसा नहीं लिखा हुआ। बोर्ड मीटिंग में ना जगह जगह सिर्फ इतना लिखा होता है कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना है, बस। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, मतलब वो मेजोरिटी वाले की बात कर रहे हैं। और कई जगह पे ऐसा लिखा होगा कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन ऑल डायरेक्टर्स की कंसेंट लेके पास करवाना है, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है? यूनानिमस वाले बोर्ड रेजोल्यूशन की बात कर रहा है। मतलब बोर्ड मीटिंग में ऐसे नहीं लिखेगा वो कि भाई आपको ओआर पास कराना है या एसआर या यूनानिमस, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे एसआर वाला कंसेप्ट तो है ही नहीं। और वहां पे जो मेजोरिटी है उसको ओआर बोलते थे, यहाँ पे उसे ओआर नहीं बोलते, यहाँ पे उसे सिंपली क्या बोलते हैं? बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन, बस। तो अगर पूरे कंपनी लॉ में सिर्फ इतना लिखा हो बीआर पास करवाना, बस खत्म, तो मतलब किसकी बात हो रही है? मेजोरिटी वाले बीआर की बात हो रही है। अगर ऑल वाले यूनानिमस वाला बीआर होगा तो उसके लिए वो क्या लिखेगा? आपको बोर्ड रेजोल्यूशन ऑल डायरेक्टरी कंसेंट लेके पास करवाना, तो मतलब किसकी बात हो रही है? यूनानिमस बीआर की बात हो रही है। ये बात समझ आ गई? अब आती है सर, कंपनी में ना वोटिंग दो तरीके से होती है। ये रेजोल्यूशंस में वोटिंग दे रहे हैं बंदे, तो वोटिंग दो तरीके से होती है। एक होती है बाय शो ऑफ हैंड्स और एक होती है बाय पोल। शो ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है? वन मैन इज इक्वल टू वन वोट। पोल का मतलब होता है वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। शो ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है? वन मैन इज इक्वल टू वन वोट। और पोल का मतलब क्या होता है? वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी किस मेथड से वोटिंग करा रही है। मान लो अगर कंपनी शो ऑफ हैंड से वोटिंग करा रही है, और मान लो मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है और मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 50% से भी ज्यादा शेयर्स हैं, तो अगर कंपनी शो ऑफ हैंड से वोटिंग करा रही है तो रिलायंस में अंबानी भी एक ही वोट दे पाएगा और मैं भी एक ही वोट दूंगा, क्योंकि वोटिंग कैसे हो रही है? शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स में शेयर होल्डिंग किसके पास कितनी है वो मैटर नहीं करती, वन मैन इज इक्वल टू वन वोट होता है। लेकिन अगर कंपनी पोल से वोटिंग करा रही है, तो अगर अंबानी के पास 60% की शेयर होल्डिंग है तो अंबानी 60% वोट देगा, और मेरे पास अगर 5% की शेयर होल्डिंग है तो मैं खाली 5% वोट दूंगा। तो इसका मतलब बड़ी कंपनी पोल से वोटिंग कराती होगी, शो ऑफ हैंड से नहीं कराती होगी, क्योंकि अगर शो ऑफ हैंड से कराएंगे तो अंबानी और मेरी औकात में फर्क कहाँ रह गया? अंबानी अगर अगर 60 डिसीजन मेकिंग लेना है, और अगर अंबानी शो ऑफ हैंड से वोटिंग कराते हैं, मान लो मैं रिलायंस का स्टॉक मार्केट से एक शेयर खरीद लूं, तो मैं भी एक ही वोट दे पाऊंगा और अंबानी भी एक ही वोट दे पाएगा, तो अंबानी और मेरे में फर्क रह गया। तो कंपनी वोटिंग कैसे कराती है? बड़ी बड़ी कंपनी पोल से, जिसके जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा वोट। बात समझ आ गई? ताकि उसका उतना ज्यादा कंपनी में क्या हो जाएगा? कंट्रोल। आज की क्लास समाप्त। तुम इस लायक हो गए हो अब कि मैं तुम्हारे को मर्ज कर दूं। समझ आ गई ये बात? अब ध्यान से सुन लो, फटाफट आज की क्लास को सम अप करो। मेरे को ये बताओ, हाँ भाई, सबसे पहले हमने क्या सोचा है सर? हमारे इंडिया में कंपनी किसको मानते हैं सर? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2+20 कंपनी मींस ओनली इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनीज को कंपनी नहीं मानते। लेकिन क्या फॉरेन कंपनीज पे हमारा कंपनी लॉ लगता है? आंसर इज यस। सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनीज पे भी हमारा कंपनी लॉ लगता है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है, फॉरेन भी आती है, हर तरह की कंपनी आती है, और एवरी कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ये बात हो गई। फिर उसके बाद सर हमने ये समझा कि हमारे कंपनी लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं जो पूरे कंपनी लॉ को संभालती हैं, और उनको पावर किसने दी है काम करने की? पार्लियामेंट के एक्ट ने। और एक्ट ने पावर किसको दी थी? सीजी को। सीजी ने आगे पावर कितने लेवल पे डेलीगेट करी है? 3 लेवल पे। सबसे ऊपर कौन है? एमसीए। उसके नीचे कितने आरडी? 7 आरडी। उसके नीचे कितने आरओसी? 25 आरओसी। एमसीए का काम क्या है? कंपनी लॉ से रिलेटेड रूल्स बनाना। आरडीज का काम क्या है? स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। और आरओसी का काम क्या है? फॉर्म फाइलिंग सारी इनके पास होती है। आरओसी कितने हैं? 25। क्या आरओसी हर स्टेट में है? नहीं सर, कुछ स्टेट ऐसे यहाँ पे एक स्टेट में 2 आरओसी हैं, कुछ स्टेट ऐसे यहाँ पे 2 का 1 आरओसी है। महाराष्ट्र में कितने आरओसी हैं? 2 आरओसी। मुंबई, आरओसी पुणे। तमिलनाडु में कितने आरओसी हैं? तो आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयम्बतूर। कुछ स्टेट ऐसे यहाँ पे 2 का 1 है, दिल्ली और हरियाणा का कॉमन आरओसी। कहाँ पे है वो? दिल्ली में। कहाँ पे? नेहरू प्लेस के अंदर। अच्छा, अब इनके स्पेसिफिक काम क्या है ये तो समझ आ गया। आरओसी का काम क्या है? फॉर्म फाइलिंग। एमसीए का काम क्या है? रूल्स बनाना। और आरडी का काम क्या है? अप्रूवल देना। फिर ये तो हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। फिर इसके बाद आती है कंपनी लॉ की क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अंदर कौन कौन आता है? सबसे लोअर लेवल पे, एनसीएलटी। फर्स्ट टाइम केस यहाँ जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहाँ जाएगी? एनसीएलटी। अगेन सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो गई क्वासी जुडिशियल बॉडीज। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर कंपनी लॉ में 2 तरीके की मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स में कितने तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं? बोर्ड मीटिंग में 2, यूनानिमस और मेजॉरिटी रेजोल्यूशन। इसको हम सिंपली बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं।
और अगर यूनानिमस वाला होगा तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास विद ऑल द कंसेंट के डायरेक्टर्स कंसेंट से होगा। और अगर जनरल मीटिंग है तो कितने तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं? 3। कौन कौन से? ओआर, एसआर और यूनानिमस। ओआर कितने में पास होगा? मोर देन 50। एसआर कितने पास होगा? और यूनानिमस कितने पास होगा? 100% पे। तो इसके बाद सर कंपनी में वोटिंग 2 तरीके से होती है, कौन कौन सी? बाय शो ऑफ हैंड्स और बाय पोल। शो ऑफ हैंड्स मींस 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट, पोल मींस 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। कंपनी ज्यादातर किससे वोटिंग करवाती है? पोल्स। आज की क्लास समाप्त। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। चलो।